क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषीय आधार पर किया गया था। दोबारा रीड करता हूँ। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषीय आधार पर किया गया था। ऑप्शन बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। केवल ए, केवल बी, ना तो ए ना ही बी, और ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा कौन सा सत्य है? ए सत्य है, बी सत्य है, या दोनों सत्य है, या दोनों गलत है? तो कौन सा सत्य है? ठीक है, तो ए सत्य है क्या? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है, और दूसरा बी, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ए और बी, ऑप्शन 4, ए और बी दोनों, तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। दोनों ही कथन कैसे हैं? सत्य हैं। थोड़ी इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई, जिसके संस्थापक ब्रिटिश सरकार के महासचिव जनरल सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तथा प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दिसंबर 1920 को नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की। नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन तथा रियासतों के लिए अपनी नीति घोषित की। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के तहत की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए बेराट, 2 नगरी, सी रेड, चौथा नगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1, बेराट। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से? तो बेराट विराटनगर स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं इसका। तो बेराट विराटनगर जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित एक लोह युगीन सभ्यता स्थल है, जिसकी सर्वप्रथम खोज 1936 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई तथा इसका सर्वेक्षण व उत्खनन कैलाश दीक्षित तथा नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया। बेराट के उत्खनन में बौद्ध विहार के चौथे कमरे में मिट्टी के भांड में बंधी 4 चांदी की पंचमार एवं 28 इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं मिली है। इन सिक्कों में 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र यूनानी शासकों के अधीन था। बैक्ट्रिया की ग्रीक, यूनानी, यवन भारत के पहले विदेशी आक्रांता थे, जिनमें मिनेंडर 160 से 120 ईसा पूर्व सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ए 1 नागभक्त सेकंड, 2 महेंद्रपाल फर्स्ट, 3 देवपाल और चौथा भरत भट्ट वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? भरत भट्ट वन। तो भरत भट्ट वन शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। इसका मतलब नागभक्त सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल, ये तीनों गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, और जो नहीं है वो है भरत भट्ट फर्स्ट। थोड़ा डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं इसका। नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी भीनमाल, जालोर व अनंती उज्जैन के प्रतिहार शासक वत्सराज 783 से 795 ईस्वी का पुत्र था, जिसने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को परास्त कर कन्नौज राज्य को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार
गुर्जर प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में ही माना जाता है। तो ये था नागभट्ट द्वितीय, फर्स्ट ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से था, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन सेकंड महेंद्रपाल फर्स्ट, तो महेंद्रपाल फर्स्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। उसके बाद फिर देवपाल का है और फिर भरत भट्ट का है। तो रीड करते हैं महेंद्रपाल प्रथम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। महेंद्रपाल प्रथम 885 से 908 ईस्वी कन्नौज के प्रतिहार शासक मिहिर भोज व उसकी पत्नी चंद्र भट्टारिका का पुत्र था। कौन? महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम की रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महेंद्रा युद्ध, रघुकुल तिलक, महाराष्ट्र चूड़ामणि, रघुग्रामणि आदि नामों से भी पुकारा गया है। कर्पूर मंजरी, काव्य मानसा, विद्वसाल वंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, भुवन कोश तथा हर विलास इत्यादि ग्रंथों के रचिता राजशेखर इनके दरबारी साहित्यकार व गुरु थे। नेक्स्ट फिर तीसरा देवपाल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। देवपाल कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल 948 से 949 ईस्वी के समय का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें देवपाल परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर के विरुद्ध से विभूषित है। और नेक्स्ट फोर्थ है हमारा ऑप्शन भरत भट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश में भरत भट्ट प्रथम नामक किसी भी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नई मितिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नई मितिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था। राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। तो किसके लिए नई मितिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 क्या है? राजकीय ज्योतिष के लिए। तो राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नए मितिक पदनाम का प्रयोग राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, रीड करते हैं। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नए मितिक पदनाम का प्रयोग राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो वो क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वो क्रांतिकारी कौन था? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारट या विजय सिंह पथिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट वो क्रांतिकारी था जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को केसरी सिंह बारट का जन्म 21 नवंबर 1872 ईस्वी को भीलवाड़ा के शाहपुरा के समीप देवपुरा ग्राम, जिसे बारट जी का खेड़ा भी कहते हैं, में कृष्ण सिंह बारट चारण के परिवार में हुआ। केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर वीर भारत सभा गुप्तचर सैनिक संगठन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें 1914 ईस्वी में बंदी बनाकर 20 वर्ष की सजा हुई। केसरी सिंह को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया। सन 1920 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में केसरी जी के नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी शुरू किया गया था, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। 1922 ईस्वी में केसरी सिंह सह परिवार कोटा आ गए। कोटा के गुमानपुरा स्थित मानक भवन में आज भी इनके परिजन रहते हैं। 14 अगस्त 1941 ईस्वी को केसरी सिंह की वर्धा में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, आर्थर वॉलेजरी ने या जॉन चॉर्ज ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स मेटकॉफ। तो निम्नलिखित में से किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 18 के समय में की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, रीड करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 ईस्वी ने अधीनस्थ पार्थक्य नीति पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन का क्रियान्वयन किया, जिसका उद्देश्य देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और ब्रिटिश संप्रभुता को स्थापित करना था। दूसरी ओर देसी रियासतें भी पिंडारियों व मराठों की लूटमार व उपद्रव से परेशान थी। इन समस्याओं से निजात पाने हेतु देसी राज्य भी अंग्रेजों से संधि करना चाहते थे। अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के आदेश पर दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ व कर्नल जेम्स टॉड के प्रयासों से
अंग्रेजों व रियासतों के मध्य 1817 से 18 ईस्वी के दौरान अधीन संधियां की गई। राजपूत राज्यों में अंग्रेजों के साथ अधीन संधि करने वाला पहला राज्य करौली तथा सबसे अंतिम राज्य सिरोही था। क्वेश्चन नंबर 7, देसी रियासत जो मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो कौन सी देसी रियासत है जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, शाहपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। तो उदयपुर देसी रियासत 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो बाकी बूंदी थे, प्रतापगढ़ थे और शाहपुरा था। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई। 25 मार्च 1948 को दक्षिण पूर्व की 9 रियासतों बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक तथा एक ठिकाने कुशलगढ़ को मिलाकर राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ, जिसे पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन के दबाव के बावजूद मेवाड़ उदयपुर रियासत पूर्व राजस्थान संघ में शामिल नहीं हुई, क्योंकि रियासती विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार उसे पृथक रहने का अधिकार था। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को रियासती विभाग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से मेवाड़ उदयपुर रियासत को भी पूर्व राजस्थान संघ में शामिल कर दिया गया और इसी के साथ राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ, जिसे संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाई उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी या ऋषिदत्त मेहता। तो चारों में से त्याग भूमि का संपादक कौन था? ऑप्शन ए हरिभाऊ उपाध्याय। तो त्याग भूमि के संपादक हरिभाई उपाध्याय थे। तो हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1927 ईस्वी में विजयदशमी के दिन त्याग भूमि नामक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित किया गया। त्याग भूमि का प्रत्येक अंक 64 पृष्ठों का होता था। इसमें साहित्य एवं राजनीति संबंधित सामग्री प्रकाशित होती थी। इसके अलावा उपाध्याय जी ने औदुंबर तथा नवजीवन आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। बोरासा उज्जैन में जन्मे उपाध्याय जी ने 1925 ईस्वी में सस्ता साहित्य मंडल 1927 ईस्वी में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम तथा 1945 ईस्वी में हटुंडी में ही महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। ठीक है, सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो मंदिर है, मंदिर को जिले से मैच करना है। तो मंदिर है कामेश्वर महादेव, कहाँ पर है इन चारों में से? शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है इन चारों में से? पीपला माता कहाँ है इन चारों में से? और नीलकंठ मंदिर कहाँ है इन चारों में से? तो ऑप्शन ए 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। कौन सा? ऑप्शन सेकंड। सेकंड क्या है? 2। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट को मैच कर रहा है ये डी से, फर्स्ट को मैच कर रहा है डी से। तो कामेश्वर महादेव कहाँ है? पाली में है। ठीक है, कामेश्वर महादेव कहाँ है? पाली में है। कामेश्वर महादेव कहाँ है? पाली में है। ठीक है, और सेकंड में सी, शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में है। तो ये शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में है। ऑप्शन थर्ड बी। पीपला माता कहाँ है? जोधपुर में है। तो पीपला माता कहाँ है? जोधपुर में है। और फोर्थ में है ए। नीलकंठ कहाँ है? नीलकंठ मंदिर अलवर में है। नीलकंठ मंदिर कहाँ है? अलवर में है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो कामेश्वर मंदिर है पाली में। ऑप्शन डी। ठीक है, फर्स्ट में डी। फिर है शीतलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है सी, झालावाड़। तो शीतलेश्वर मंदिर है झालावाड़ में। पीपला माता मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर है बी, पीपला माता है जोधपुर में है। और नीलकंठ मंदिर कहाँ है? तो फोर्थ का है ए, तो नीलकंठ है अलवर में है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हुआ है इसका, रीड करते हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर यह आउवा पाली के गोगी नदी के किनारे स्थित, इसने पहला लिया है, इसने कौन सा? ये देखो, कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता, नीलकंठ है ना, तो चारों इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, कामेश्वर, शीतलेश्वर, पीपला और नीलकंठ मंदिर। तो पहला क्या है? कामेश्वर महादेव मंदिर यह आउवा पाली के गोगी नदी के किनारे स्थित लगभग 1600 वर्ष पुराना शिव मंदिर है। फिर है शीतलेश्वर मंदिर 689 में ईस्वी में 689 ईस्वी में महामारू शैली में निर्मित यह शिव मंदिर झालरा पाटन झालावाड़ में
चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर राज्य में स्थित तिथि अंकित मंदिरों में सबसे अधिक प्राचीन है, जिसमें अर्धनारीश्वर प्रतिमा स्थापित है। ठीक है। फिर तीसरा है पीपला या पीपलाद माता मंदिर। पीपाड़ जोधपुर में पीपला या पीपलाद माता का प्रतिहार कालीन मंदिर है। और चौथा है नीलकंठ मंदिर। तो टहला अलवर में स्थित इस शिव मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक अजय पाल ने विक्रम संवत 1010 से पूर्व में करवाया था। इसमें नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। किसमें? नीलकंठ मंदिर में। तो ये थे चारों मंदिर की लोकेशन और चारों मंदिर के बारे में कुछ तथ्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो चारों जो मंदिर है वो है तो चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ किले में, लेकिन उनमें से कौन सा है जो चारों में से जैन मंदिर है? तो पहला है कुम्भश्याम मंदिर, दूसरा है सातवीस देवरी, तीसरा है समितेश्वर मंदिर और चौथा है तुलजा भवानी मंदिर। ये सब कहाँ है? चित्तौड़गढ़ किले के। लेकिन इसमें से कौन सा है जो जैन मंदिर है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सेकंड 2 सातवीस देवरी। तो चित्तौड़गढ़ किले का सातवीस देवरी मंदिर क्या है? एक जैन मंदिर है। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित फतेह प्रकाश महल के पास 11वीं शताब्दी में बना एक भव्य जैन मंदिर है, जिसमें 27 देवरिया होने के कारण यह 27 देवरी कहलाता है। इस मंदिर के अंदर गुंबद नुमा छत व खंभों पर की गई खुदाई देरवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू से मिलती जुलती है। समितेश्वर मंदिर, कालिका माता का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार चंवरी, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अन्य प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो हमारा RS 2021 का टारगेट है उसके अब तक जो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसका बुक सेट का अपन ने फर्स्ट पेपर जो अभी लास्ट 2018 में हुआ था उसका अपन क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हल्का सा रिव्यू कर रहे हैं, ताकि हमको क्वेश्चंस का लेवल पता चल सके कि 8% RS के किस तरीके के क्वेश्चंस लेवल मेंटेन करते हैं। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसी ही आने वाली रोज वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू।